हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के क्यूरियोसिटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बिगनिंग ऑफ फिजिक्स। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ समझेंगे कि क्लास 11th में जो भी चीज़ें हुए उन सब चीज़ों को भूल जाइए और क्लास 12th का एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ बिगनिंग ऑफ फिजिक्स। तो आज हमारा ये पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा जिसमें हम लोग पहले कुछ बेसिक बातें समझेंगे क्लास 12th के बारे में कि क्लास 12th के फिजिक्स में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे एक अच्छे स्कोर बोर्ड मार्क एग्जाम्स में लेकर आना है। और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैसे उस चीज़ को एक्सेलरेट एंड बूस्ट कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन के साथ में, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर। तो सबसे पहले तो हम लोग ये चीज़ समझेंगे कि क्लास 11th के फिजिक्स में और क्लास 12th के फिजिक्स में क्या एक मेजर डिफरेंस है। कहने का मतलब दोनों तो फिजिक्स ही हैं, लेकिन क्लास 11th जो है, इसको इरेज कर देते हैं। क्लास 11th का जो फिज़िक्स है हमारा और क्लास 12th का जो फिज़िक्स है, दोनों के अप्रोच में, पढ़ने के अप्रोच में एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है तो हम लोग समझेंगे कि क्लास 11th के अंदर हम लोग ने जो मेजर पार्ट पढ़ा वो था मैकेनिक्स था। अच्छा, अगर हम लोग कुछ शुरू के चैप्टर्स फिजिकल वर्ल्ड इनको हटा दें तो हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वेक्टर्स, मोशन अ प्लेन जिसे हम जानते हैं, यानी एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, इस तरह के जो भी चैप्टर्स थे, या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, फ्लूइड्स, ये सारे चीज़ें ये मैकेनिक्स का ही ब्रांच के पार्ट हैं। और ये सारे चीज़ें कैसे हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व कहने का मतलब है फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जहाँ पे बात कर रहे होते हैं हम लोग वेलोसिटी की, डिस्प्लेसमेंट की, तो आप देख सकते हो फोर्स की, ठीक है, एनएलएम के अंदर। तो अगर मान ले कि एक फुटबॉल है, बहुत आराम से हम लोगों को समझना है चीज़ों को। एक फुटबॉल है, अगर आप उस पर फोर्स लगाते हो तो वो फुटबॉल क्या करेगा, मूव करेगा। ये अगर फुटबॉल है और इस पर हम लोग एक एफ फोर्स लगाएं तो ये फुटबॉल मूव करेगा। और हम लोग डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं कि एक फुटबॉल है, अगर हम लोग उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो मूव करता है। लेकिन चीज़ें क्लास 12th में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें तो हाँ, ये कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। अगर हम लोग बोले कि इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन जब हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो देखिए, फर्स्ट डे में डायरेक्टली मैं चैप्टर से नहीं स्टार्ट करूँगा कि हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड सो वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले हम लोगों को चीज़ों को समझना होगा कि क्या है। अगर हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ले लें तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो हम लोगों को क्लास 12th के अंदर पढ़ना है मेनली दो चीज़ें। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और दूसरा है हमारा, दूसरा पार्ट के अंदर आता है ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, ठीक है, हमारा आधा फिजिक्स का जो दो पार्ट में बुक है हम लोग एनसीईआरटी पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग जब बात करेंगे चार्जेस की, तो आपको मोर इमेजिनेटिव होना है। क्लास 12th के अंदर अगर आपके पास इमेजिनेशन नहीं है तो आपको समझने में दिक्कत होगा। आपका इमेजिनेटिव थिंकिंग होना चाहिए। अगर मैंने बोला एक चार्ज है तो आपको सोचना है हाँ यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है, एक क्यू चार्ज है। बोलेगा सर ये तो चीज़ें हम लोग देख भी सकते, समझ भी सकते कि करंट थंडरिंग हो रहा है, तो ये कैसे इमेजिनेटिव है। ऐसे सोचिए कि एक चार्ज है और मैंने बोला कि एक चार्ज इस बोर्ड पे क्यू चार्ज है और इसका फील्ड पूरा ये बोर्ड है, इस बोर्ड में इसका पूरा फील्ड है। और मैंने बोला कोई एक पॉइंट मान लीजिए, तो एक पी पॉइंट मैंने मान लिया। तो आपको ये चीज़ सोचना, हाँ पी पॉइंट है, यहाँ पे एक चार्ज है और उसका ये फील्ड है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला कि हाँ ई पी पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो आपको ये पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो फोर्स होता है कि इस फील्ड के वजह से, चार्ज के वजह से जो फील्ड होगा, कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा होगा इस पी पॉइंट पे, तो ये फोर्स कितना है। अब इन चीज़ों को हम लोग देख नहीं सकते। देखिए, जब चीज़ें नहीं दिखती हैं तो उनको समझने के लिए हमारे पास माइंड है और उसके अंदर इमेजिनेशन का ज़रूरत होता है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें दिखाया नहीं जा सकता, यहाँ पे चीज़ों को सोचना होगा।
अगर हम लोग एनिमेशन के थ्रू दिखा भी दे तो भी चीज़ों को जब तक हम सोच नहीं पाएंगे, अपने माइंड के अंदर थिंक नहीं कर पाएंगे कि हाँ चार्ज है और उसकी एक फील्ड है, ठीक है, और दूसरा चार्ज है तो उसका फील्ड है, तो हर तरह के लॉज को यहाँ पे जब भी हम लोग बात कर रहे होंगे समझने के लिए इमेजिनेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो मैं सिर्फ क्लास 12th के फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, ट्राई टू बी मोर इमेजिनेटिव, थिंक कीजिए इनोवेटिव तरह से, ठीक है। मतलब आपको सोचना है कि हाँ चार्ज है तो यहाँ पे है, ठीक है, फील्ड है वहाँ पे, इन चीज़ों को आपको समझना होगा। तो हमारा अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्लास 12th के लिए। और अब हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे क्लास 12th की फिज़िक्स को। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन आपको क्लास 12th के बारे में दूंगा, ठीक है, डायरेक्टली फिज़िक्स के बारे में नहीं, कि कितने चैप्टर्स हैं, क्या यूनिट्स हैं और क्या वेटेज रखता है। उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को इन सारी चीज़ों को नहीं देखना है तो वीडियो स्किप करके आगे भी देख सकते हैं। तो हम इनको इरेज कर लेते हैं कुछ चीज़ों को। तो हमारा क्लास 12th मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जो हमारा पूरा फिजिक्स है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड द सेकेंड पार्ट इज ऑप्टिक्स प्लस मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा हमारा हाफ ऑफ द जो बुक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही है, और एक बहुत बड़ा पार्ट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हाफ ऑफ द पार्ट, एंड हाफ ऑफ द पार्ट रिमेनिंग है। आज सबसे पहले हम लोग इन तीनों के बारे में जानेंगे। अगर 12th के फिजिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड करना हो तो 3 पार्टें होंगी, एक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक होगा ऑप्टिक्स, एक होगा मॉडर्न फिजिक्स। एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 2 पार्ट है, एक है इलेक्ट्रिसिटी एंड द सेकेंड इज मैग्नेटिज्म। तो थोड़ी सी बात हम लोग एक साइंटिस्ट की करते हैं जो कि इसमें सबसे बड़े रोल प्ले है, जिनको हम लोग फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है, फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिनका नाम है आप सब जानते हैं उन्हें, माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे एक बहुत ही ज़्यादा जीनियस पर्सन है और बहुत ही ज़्यादा ट्रेमेंडस साइंटिस्ट, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव पर्सन। अगर हम लोग एज ए साइंटिस्ट बात करें, उनके लाइफ हिस्ट्री को कभी भी पढ़िए, बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेटिव पर्सन थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या? माइकल फैराडे से पहले लोग ऐसा मानते थे, ठीक है, लोग ऐसा मानते थे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये 2 डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझ सकते डायरेक्टली चैप्टर को कि किस ब्रांच से बिलोंग करता है, तो आपकी फिजिक्स अच्छी नहीं हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग समझे कि चीज़ें कहाँ से आई हैं। अगर आपको ये पता होगा कि उसका हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, तो आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे अपने चीज़ों के साथ। तो हम लोगों को ये चीज़ जानना है कि 1600 माइकल फैराडे के पहले लोग ऐसा समझते थे कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, ये 2 डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स है। जैसे आप सोच कर देखें कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आता होगा क्लाउड, और क्या आता होगा, थंडरिंग, ठीक है, क्या आता होगा, थंडरिंग, ठीक है, कुछ इस तरह। और मैग्नेटिज्म की बात करें तो ये हमारा साउथ नॉर्थ ये मैग्नेट, ठीक है, कुछ ऐसा ही। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, बिल्कुल सोचना है। जैसे साइंटिस्ट सोचते हैं कुछ चीज़ों को, हम लोगों को अपने दिमाग में फील करना है। सब्जेक्ट फिजिक्स इज़ नॉट अबाउट लर्निंग समथिंग, ठीक है, इट्स अबाउट फीलिंग, ठीक है, फील करना है, हमें फील करना है सब्जेक्ट को बिल्कुल डीप में, क्योंकि नेचर का स्टडी है। किसका स्टडी है? नेचर को समझना है आपको, दोस्ती करना है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। अच्छा, आप ऐसे मत देखिए, आप कुछ इस तरह से देखिए कि हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या जानते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि अगर हम लोग किसी कॉइल के अंदर मैग्नेट को टू एंड फ्रो मूव करते थे तो 10th में क्या हम लोग जानते थे कि इसमें करंट जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? करंट जनरेट होता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक करंट दोनों रिलेटेड है, तब
हम लोग इस चीज़ को अभी थोड़ा सा समझेंगे ब्रीफ में, क्योंकि हम लोगों को कुछ और ही पढ़ना है, तो यहाँ पे ब्रीफ में थोड़ा सा समझ लेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लिए एक फेमस कोटेशन बोले, कौन बोले? माइकल फैराडे, कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो डिफरेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स नहीं है, बल्कि एक ही सिक्का के, एक ही कॉइन के दो फेसेस है। क्या? सेम फेस, टू फेसेस ऑफ सेम कॉइन। क्या बोले? टू फेसेस ऑफ सेम कॉइन, टू फेसेस ऑफ सेम कॉइन। एक ही सिक्का में जो पीछे है वो इलेक्ट्रिसिटी और सामने मैग्नेटिज्म, ऐसा कुछ समझिए। यानी दोनों कुंभ के मेले में बिछड़े हुए दो भाई के जैसे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में कि आखिर क्या है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ना है हम लोग ये बाद में बात करेंगे। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर आज बात कर रहे होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, इनके ब्रांचेस क्या है, यूनिट्स कितने हैं और कितने चैप्टर्स, और आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हेडिंग दे देंगे, आप लोग चीज़ें लिखते जाएंगे। जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही होंगी उनको एक नोट कॉपी में लिखें, क्योंकि लिख कर पढ़ना इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, साथ साथ में। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखिए, दिस इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम लोग रिलेशनशिप पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का, कि कैसे वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इट इज अ branch of physics in which we study about the relationship between electricity and magnetism. इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। क्यों जानना ये चीज़ें जरूरी है? क्योंकि जिस चैप्टर के बारे में आप पढ़ने जा रहे हो, पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जैसा कि आप देख के आ रहे होगे, अगर कोई बुक देखा होगा टर्न करके, तो उसके पीछे कौन सा ब्रांच है, ठीक है, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना है। तो ये हम लोगों को ये चीज़ बता रहे हैं। अगर हम लोग ब्रीफली इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को भी डिवाइड कर दें दो पार्ट में, किस बेसिस पे? देखिए, जब भी इलेक्ट्रिसिटी मैं बोलूं तो आप समझ लेना कि मैं चार्जेस की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? चार्जेस की। बहुत आराम से, अगर जब भी मैं इलेक्ट्रिसिटी बोलूँ तो तुम समझ लेना मैं चार्जेस की बात कर रहा हूँ। जब भी मैं चार्जेस बोलूँ तो तुम समझ लेना कि मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। क्योंकि चार्ज चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसके क्रिएट होने का रीज़न इलेक्ट्रॉन ही होता है। ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, क्रिएशन पॉसिबल होता है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी मैं इलेक्ट्रिसिटी बोलूँ तो तुम समझ लेना कि मैं चार्जेस की बात कर रहा हूँ और चार्जेस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, यानी तुम रिलेट कर लेना। ठीक है, तो अभी ये चीज़ ये क्लियर रहेगा। तो इसी चार्ज के बेसिस पे, क्योंकि तुम 10th पढ़ के आ रहे हो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें चार्ज के बारे में इतना जरूर पता है, अगर नहीं भी पढ़ के आ रहे हो, कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के चार्जेस होते हैं। हम लोग और बातें करेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम्हारे लिए इतना ही आपके लिए जानना जरूरी है कि पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह के चार्जेस होते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ में। आगे जानेंगे कि इसी चार्ज के बेसिस पे कि चार्ज रेस्ट पे है या मोशन में। क्या? अगर हम लोग बोलें, इसको इरेज कर दें, अगर हम लोग बोलें कि चार्जेस रेस्ट पे है, किसमें है? रेस्ट में है। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अगर चार्जेस का स्टडी रेस्ट में हो तो हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वहीं अगर चार्जेस का स्टडी मोशन में हो, यानी स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, इन मोशन, तब हम लोग उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, अगर चार्जेस के स्टडी रेस्ट में करें तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? यानी सब ब्रांच है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही सब ब्रांच है, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसा कि हम लोग वर्ड से समझ पा रहे हैं, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ।
क्या स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी, रुका हुआ। और हम लोग समझ रहे हैं इलेक्ट्रो वर्ड का मीनिंग है चार्ज, करंट, ठीक है, चार्ज मैंने बोला था। और जब चार्जेस का स्टडी रेस्ट में हो तो हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उस ब्रांच को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब डायनामिक्स वर्ड से ही समझ रहे हैं, मोशन में बात हो रही है, ठीक है, तो हम लोग जब चार्जेस की स्टडी मोशन में करते हैं तो हम लोग उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को बोल रहे हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो हम लोगों को क्लास 12th के अंदर, क्लास 12th में टोटल 10 यूनिट्स पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? यूनिट्स में अगर हम लोग बात करें तो 10 यूनिट्स हम लोगों को पढ़ने हैं क्लास 12th के अंदर फिजिक्स के अंदर, जिसमें चैप्टर्स की बात करें तो वो हैं 15। कितने हैं? 15। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें तो इसके अंदर हम लोगों को 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है, और रिमेनिंग बाकी चीज़ों में पढ़ने हैं, ठीक है, दूसरे पार्ट में पढ़ने हैं। तो ये 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और यूनिट्स की बात करें तो 10 यूनिट पढ़ना है टोटल। अब हम लोग थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन की ओर समझेंगे कि हमें क्या करना है। देखिए, क्लास 12th में 100 मार्क्स की अगर फिजिक्स है तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है हमारा 70 मार्क्स थ्योरी के अंदर और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के अंदर। हम लोग इस पे फोकस कर रहे होंगे, ठीक है, इस 70 में 65 प्लस स्कोर करने का या कुछ बेहतरीन स्कोर करने का, और बेहतरीन, ठीक है। तो हम लोगों को अगर इस चीज़ को अचीव करना है, और कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी आएंगे थोड़े दिन में, तो हम लोगों को जब समझना है कि अगर हमको इतना अच्छा स्कोर करना है तो क्या करना होगा। अगर अच्छा स्कोर करना है तो 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना है या फिर 65 प्लस स्कोर में रखना है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को अप्रोच रखना होगा कि सारे PYQs, हमारे सारे नोट्स, इन सारी चीज़ों को सॉल्व करें। और साथ में एक बुक जो मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको, हर एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, वो है SC वर्मा की बुक, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे इस बुक को, यहाँ पे देख सकते हो आप, मेरे पास है। तो इस क्लास 12th के SC वर्मा को हम लोग पूरी तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है तो भी मैं सॉल्व करा रहा हूँ, मतलब मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ट्राई करते हैं और अभी के लिए आगे देखते हैं। देखिए, तो जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो हम लोग चैप्टर्स के नेम्स जान लेते हैं कि कितने चैप्टर्स। अगर आपको चैप्टर्स के नेम, अच्छा आपने पूरा 11th पढ़ लिया, चलिए एक छोटा सा चीज़, सिर्फ 1 मिनट देना है आपको, ओनली 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, बहुत आराम से। एक पेपर ले लीजिए, एक पेपर और एक पेन ले लीजिए, ले लीजिए। अब क्या करना है आपको, वीडियो को पॉज करना है, ठीक है, और उस पर लिखना है कि आपने पूरे क्लास 11th में कि जितने भी चैप्टर्स हैं, क्या आपको नेम याद है? जितने भी चैप्टर्स थे, ठीक है, क्लास 11th के अंदर फिजिक्स के अंदर, क्या आपको सबके नेम याद है? अगर आपको नेम नहीं याद है, चैप्टर्स के नेम नहीं याद है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल की है, किस लेवल की है। मतलब अगर आप लाइन से बिल्कुल आराम से अगर फिजिक्स के सारे चैप्टर्स नहीं लिख पा रहे हो तो आप प्रिपरेशन किस लेवल की होगी। अगर ऐसा है तो मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इंस्पायर कर रहा हूँ आपको कि इस चीज़ को समझो और क्लास 12th में मेहनत करो, क्योंकि चीज़ें आसान नहीं है, कोई चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है, किसी भी चीज़ का सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करना ही होगा, ठीक है। तो हम लोग जब बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, इसके अंदर 2 चैप्टर्स है जो हम लोगों को पढ़ना है, हम लोग को 12th के अंदर पढ़ना है। पहला चैप्टर जो आपका आएगा, यहाँ पे आया सर अब नाम, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जिसकी हम बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। यहीं पे लिख दूँ मैं, दूसरा चैप्टर दिख रहा है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर 2 चैप्टर्स है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। हम लोग बात करें इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर, तो इसके अंदर टोटल है 5 चैप्टर्स। नंबर 1 इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी चैप्टर है हम लोगों के, देखिए अगर आपने जो मैंने अभी टास्क दिया उसको कंप्लीट कर लिया तो स्किप करके आगे देखें, लेकिन अगर नहीं तो एटलीस्ट चैप्टर्स का नेम फर्स्ट रिमेंबर करें थोड़ा, क्योंकि जिस चीज़ को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पूरे साल, उस चीज़ को थोड़ा सा तो जान ले एटलीस्ट 1 से 2 बार कि इन चैप्टर्स को हम लोगों को पढ़ना है आगे चल के। करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर,
मैग्नेटिज्म एंड मैटर। द फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डायरेक्टली मैं शॉर्ट में EMI लिख दूँ क्योंकि तुमने 10th में पढ़ के रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड द फिफ्थ वन इज अल्टरनेटिंग करंट। तो ये चैप्टर बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हम लोग एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ रहे होंगे जिनका नाम आपने सुन रखा होगा, और नहीं सुना है तो सुनिए, निकोला टेस्ला नाम है, ठीक है। तो टेस्ला वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट साइंटिस्ट जो ऑल टाइम रहे हैं। उनको एक टैग मिला हुआ था, वो टैग था द मैन ऑफ फ्यूचर। क्या टैग था? द मैन ऑफ फ्यूचर। तो बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव पर्सन थे, कभी पढ़िए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें पता चलेगा। तो ये वो 7 चैप्टर्स थे जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ना है। तो ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, मतलब डायरेक्टली चैप्टर भी तो स्टार्ट कर सकता था, लेकिन ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो बहुत बेसिक्स क्यों बोला जाता है कॉन्सेप्ट्स को? क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातों को कोरिलेट जब आप कर पाते हो, ठीक है, जब थ्योरम्स आता है, कूलम्स लॉ आता है, चीज़ें आती हैं, तो हम लोग क्यों नहीं रिलेट कर पाते? क्योंकि हम समझते नहीं, हमारे ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, मैं सारे स्टूडेंट को नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे पर्टिकुलरली मैं 2 सेक्शंस बांध के चल रहा हूँ कि एक जिनको नहीं आता, एक जिनको आता है। जिनको आता है वो स्किप करें, आगे बढ़ें, और जिनको नहीं आता वो रुकें और सुने, ठीक है, चीज़ों को। मैं 2 सेक्शंस ये मान के चल रहा हूँ कि 2 तरह के बच्चे देख रहे होंगे, एक जिनको नहीं आता है, एक जिनको आता है पूरी तरह से। तो ये जो जिनको नहीं आता है वो सुने ध्यान से। तो ये 7 चैप्टर्स जो हमारा है, ठीक है, ये जो 7 चैप्टर्स है हम लोगों का, ठीक है, इन 7 चैप्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो 33 मार्क्स का वेटेज है। कितना है? 33 मार्क्स का बोर्ड में वेटेज है, ठीक है। और हम लोग इसी तरह जेई और नीट के अंदर भी एक अच्छा खासा वेटेज रखता है, 30 मार्क्स अराउंड जेई में और 40 मार्क्स अराउंड नीट के अंदर वेटेज रखता है। तो ये 33 मार्क्स बहुत होता है 70 में 33 इस पार्ट के अंदर हम लोग का मार्किंग है। और इसमें भी पर्टिकुलरली अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात करें तो ये हम लोगों का 8 मार्क्स का वेटेज रखता है। ये रफली मेरा एनालिसिस है जो मैंने लास्ट कुछ ईयर पेपर्स को जब एनालाइज किया तो हम लोग को देखने को मिला। एक्चुअल में अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो ये 3 चैप्टर्स, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों मिला के 15 मार्क्स का वेटेज है। बट ओवरऑल एनालिसिस के बाद ये चीज़ पता चला क्या अप्रॉक्सीमेटली 8 to 7 मार्क्स इस इलेक्ट्रोस्टैटिक से आते हैं। तो ये कुछ बातें थी, बेसिक बातें, तो आप इस चीज़ों को समझ रहे होंगे। अच्छा, क्यों स्टडी करते थे? देखिए, चार्जेस जब रेस्ट में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और इन चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। कैपेसिटेंस, कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर होता है, आप लोग जानेंगे। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और जिसके अंदर चार्ज स्टोर होता है। तो हम लोग इस चीज़ को भी जान रहे होंगे कि चार्ज जब रेस्ट में यहाँ पे भी स्टोर हो रहा है, तो इसलिए इस चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। वहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर चार्जेस मूव कर रहा होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर। इसी तरह बाकी चैप्टर्स भी हम लोगों का लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप नोट कर लें। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आज के क्लास 11th के पहले चैप्टर को हम शुरू कर रहे होंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास कुछ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चीज़ों का, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज़ आवर फर्स्ट यूनिट ऑफ क्लास 12, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप पढ़कर देखो, थोड़ा सा मेहनत करो, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड आवर फर्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। क्या? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स आ रही हैं, आपने 10th में पढ़ रखा है, मेरे को पता है, ठीक है, इस चीज़ को मुझे पता है, बट चीज़ों को फिर से रिकैप करना और बेसिक से ही शुरू करना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि सारे बच्चे समझ पाएँ। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जिनको कुछ भी नहीं आता है, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे भी जिनको 0 भी आता है, ठीक है, तो मैं उनके लिए यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी हमारा लेवल जो है वो यहाँ से होते हुए NCERT से होते हुए एक
जेई नीट और हम लोग कुछ एचसी वर्मा के क्वेश्चंस तक सारे कर रहे होंगे, ठीक है। तो उस लेवल तक हम लेकर जाएंगे आपको, ठीक है। सारे अच्छे क्वेश्चंस एडवांस लेवल तक के करवा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो यहाँ पे दो वर्ड आ रहा है, एक आ रहा है चार्ज, एक आ रहा है फील्ड। तो सबसे पहला जो डिस्कशन होगा वो होगा बात चार्जेस के ऊपर। किसके? चार्जेस या चार्ज जिसे हम कह रहे हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक चार्ज? तो जब मैं बोलूँ चार्ज तो आपके दिमाग में क्या आता है, ये बात बताइए। व्हाट इज़ अ चार्ज? तो देखिए मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। देखिए कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्टली बोलते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ठीक है। बट व्हाट इज चार्ज? सवाल ये है, अगर सिर्फ आपके दिमाग में प्लस या माइनस आ रहा है तो जवाब ये टाइप्स ऑफ चार्जेस है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज चार्ज, तो थिंक अबाउट इट। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि मास, ठीक है, एक चीज़ और, व्हाट इज मास? अब सोचिए थोड़ा, व्हाट इज मास? अगर आपको बोलूं कि डिफाइन कीजिए व्हाट इज मास, कुछ दिमाग में आ रहा है मास किसे बोलते हैं? देखिए मास की अगर हम लोग बात करें तो मास क्या है? मास एक इंटरनल प्रॉपर्टी है मैटर का। इंटरनल प्रॉपर्टी, जिसे आप इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोल सकते हो कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर का। इसे क्या मैं डिफाइन करूं, है ना? ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है। इसी तरह चार्ज, अगर फोर्स को डिफाइन करने बोले तो, फोर्स को डिफाइन करने बोले तो ए पुश और पुल जो बाहर से एक एक्सटर्नली अप्लाई हो रहा है। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की तो आपको दिख रहा है वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट की, तो वो चीज़ आप नोट कर पा रहे हो। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं चार्ज की, तो चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिस तरह मास है। क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। इस बात को ध्यान से समझें कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। और अगर हम लोग इसके डेफिनेशन की बात करें तो इस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की वजह से होता क्या है? देखिए चार्ज कहीं बाहर से नहीं आता है, जैसा कि फोर्स लगा रहे हैं हम लोग एक्सटर्नली अप्लाई करके, लेकिन चार्ज कहीं बाहर से नहीं आता है। चार्ज मैटर के अंदर में ही प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है, इस चीज़ को समझिए कि कोई भी मैटर एटम से मिलकर बना होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंस्टिट्यूट करते हैं एक न्यूट्रल एटम को। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तब उसमें जनरेट होता है चार्ज। तो चार्ज क्या कहीं बाहर से है? नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पहले से प्रेजेंट थे। चार्ज ऑब्जेक्ट्स, चार्ज पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पहले से मैटर में प्रेजेंट हैं और जब वो ट्रांसफर हुए तो जनरेट हो गया चार्ज। तो हम लोग क्या समझेंगे कि चार्ज is an intrinsic property of matter which causes matter to experience force, तो जैसे ही चार्ज्ड ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के पास आता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। किसी दूसरे चार्ज को लेकर आओ तो वो अगर अनलाइक चार्जेस होगा तो अट्रैक्ट करेगा, लाइक चार्जेस होगा तो रिपेल करेगा। कुछ फेदर्स को लेकर आओगे तो किसी चार्ज के बॉडी के पास तो वो उसको अट्रैक्ट करने लगेगा। तो ये चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलता है चार्ज ऑब्जेक्ट में। तो चार्ज इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी, इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी और वी कैन से इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर विच कॉजेज मैटर टू एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो अब हम लोग ये बेसिक बातें समझ चुके हैं कि चार्ज क्या है। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज एसआई यूनिट। तो हम लोग जानते हैं एसआई यूनिट जो होता है वो है कूलम्ब, जिसको हम लोग डिनोट कर रहे होते हैं क्यू से, ठीक है। कूलम्ब, सॉरी क्यू बोलते हैं, आई एम सॉरी, सी, ठीक है। सी से डिनोट कर रहे होंगे और क्यू से चार्ज को डिनोट कर रहे होंगे, ठीक है। तो कूलम है हम लोग का। बाकी कुछ स्मॉलर यूनिट्स भी है, इलेक्ट्रोस्टैट कूलम, स्टैट कूलम, और हम लोग माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम। तो जैसे जैसे यूज़ आएगा मैं आपको बताते जाऊंगा कि माइक्रो कूलम क्या, पिको कूलम क्या। आप यूनिट्स पढ़ के आए हुए हो ऑलरेडी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को, ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग चार्ज के आगे, ठीक है। तो चार्ज के बाद हम लोगों को क्या समझना है? देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि आप खुद से लिखेंगे, ठीक है, और खुद से जानेंगे, फिर मैं भी उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करवाऊँगा। आया हुआ क्वेश्चन है इसीलिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज? मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज, मास एंड चार्ज। मास और
चार्ज के बीच में क्या डिफरेंस है। तो कुछ डिफरेंस लिख रहे होंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखिए, इधर साइड अगर हम लोग चार्ज का कॉलम बना लें और इस साइड में हम लोग मास लिख लें, तो पहला पॉइंट है चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, लेकिन मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होता। दूसरी बात करें, अगर चार्ज इज ट्रांसफरेबल, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन चार्ज इज ट्रांसफरेबल, बट मास के केस में मास इज नॉट ट्रांसफरेबल, मास इज नॉट ट्रांसफरेबल, ठीक है। मास जो ट्रांसफरेबल नहीं है। तीसरी बात करें, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मास इज नॉट ट्रांसफरेबल। आगे देखें, अगर हम लोग बात करें तो चार्ज जो है, चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। कहने का क्या मतलब है, ध्यान से समझिए। कहने का मतलब है बिना मास के चार्ज का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या? बिना मास के चार्ज का कोई अस्तित्व नहीं है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। और वहीं अगर हम लोग बात करें मास की, तो मास इज इंडिपेंडेंट, मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। मतलब हम लोग बात कर रहे हैं कि बिना चार्ज के भी मास हो सकता है। मतलब जरूरी है क्या इस मार्कर पे कोई चार्ज है क्या? अभी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इसको रब करें तो अब इसमें चार्ज है, लेकिन चार्ज क्यों आया? मार्कर में मास है तभी तो चार्ज आ पाया। अगर मास नहीं होगा, मार्कर ही नहीं होगा, तो चार्ज कैसे होगा? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बिना मास के चार्ज का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अस्तित्व नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को हंसी आ रहा होगा, बट रिमेंबर रखना है, हम लोगों को चीज़ों को सिंपल रखना है। ठीक है, देखिए फिजिक्स कॉम्प्लेक्सिटी के लिए नहीं जाना जाता है, फिजिक्स सिंप्लिसिटी के लिए जाना जाता है। क्या? ध्यान से समझिएगा, फिजिक्स इज नॉट अबाउट कॉम्प्लेक्सिटी बट इट इज अबाउट सिंप्लिसिटी। ठीक है, तो ये मेरा अपना ही कोटेशन है। तो फिजिक्स कॉम्प्लेक्सिटी के नहीं सिंप्लिसिटी के लिए जाना जाता है। इसलिए हम लोग समझेंगे जो भी चीज़ें हम लोग जैसे याद रहता है वैसे याद रखेंगे। तो याद रखेंगे कि मास जो है वो चार्ज से इंडिपेंडेंट है, लेकिन चार्ज जो है वो डिपेंडेंट है मास पे। ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी। एंड द फोर्थ वन, अब हम लोग चौथे प्रॉपर्टी पे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको इरेज कर दें ऊपर से, ताकि हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी लिख पाएँ। ठीक है, आप नोट कर लिए होंगे, नहीं तो वीडियो पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट्स बनाते जाएंगे, दैट इज़ विल बी बेटर। लेकिन मैं भी अपलोड करूँगा नोट्स, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। आज नहीं मिल पा रहे होंगे, अगर आज अपलोड हो रहा होगा तो 1 से 2 दिन में मिल जाएंगे, तो आप चेकआउट कर लेना। बाकी नेक्स्ट लेक्चर से साथ में ही अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, सो द सेकेंड थिंग, ठीक है, द फोर्थ वन प्रॉपर्टी इज चार्ज इज इनवेरिएबल। क्या? चार्ज इज इनवेरिएबल विथ स्पीड और वेलोसिटी या विथ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी घटने से या बढ़ने से या चार्ज रेस्ट में हो। देखिए, एक 2 कूलम्ब का चार्ज रेस्ट में है। क्या है? एक 2 कूलम्ब का चार्ज रेस्ट में है, और बाद में फर्स्ट केस, ठीक है, ये केस नंबर 1 पहले सिचुएशन में। दूसरे सिचुएशन में ये मोशन में आ गया। क्या हो गया? मोशन में आ गया। ठीक है, मोशन में आ गया, मान लें 100 मीटर पर सेकंड, बहुत स्पीड है। ठीक है, लेकिन 100 मीटर पर सेकंड से आ गया, एक वेलोसिटी दे दी है। ठीक है, क्या ये 2 कूलम्ब 5 कूलम्ब बन जाएगा? क्या ये 5 कूलम्ब बन जाएगा? जवाब है नहीं,
ये 2 कूलम का 2 कूलम ही रहेगा, 2 कूलम चार्ज रेस्ट पे था, 2 कूलम मोशन पे हुआ। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन से, स्पीड आने से, ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी आ जाने से चार्ज में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब है उसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता, यानी 2 कूलम ही रहेगा, चाहे वो पहले मोशन में था अब रेस्ट में आ गया, रेस्ट में मोशन में आ गया, डजंट मैटर व्हाटएवर द सिचुएशन। यानी इनवेरिएंसी है हम लोग का, वेलोसिटी के साथ इनवेरिएबल रिलेशन रखता है चार्ज, ठीक है। चार्ज जो है वो इनवेरिएबल रिलेशन रखता है वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ। वहीं मास इज इंक्रीज्ड, मास इज इंक्रीज विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी के साथ मास भी इंक्रीज करता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो मास भी इंक्रीज करेगा। हम लोग पढ़े हुए हैं, एक फॉर्मूला है m इज इक्वल टू m0/√1 - v²/c²। कौन बताएं? आइंस्टाइन इस फॉर्मूले को दिए, ठीक है। यहाँ पे ये m0 और ये √1 - v²/c² क्या है सर? तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, एकदम आराम से समझेंगे। m जो है वो मास है when object is in motion, या when object in motion, ठीक है। मोशन में जब आ है तब का मास, ये है रेस्ट मास, ये क्या है? रेस्ट मास, ठीक है। और ये हम लोग का स्पीड ऑफ लाइट है, ये स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर है, c स्पीड ऑफ लाइट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? c जो है हम लोग इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट को बोलते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर/सेकंड होता है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अगर किसी स्पीड से, यानी एक हम लोग अगर बात करें बॉल और ये कुछ स्पीड से जा रहा है 100 मीटर/सेकंड, क्या इसके मास में चेंज आएगा? तो जवाब है हाँ। अगर इस पर चार्ज होता तो चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन मास इंक्रीज करेगा। क्या? मास इंक्रीज कर जाएगा। तो सर क्या इंक्रीज करता है? अच्छा, तो आप एक एग्जाम्पल समझो। एक स्टोन से धीरे से किसी को अगर आप फेंक कर मारते हो तो उसको कम फोर्स लगता है, ठीक है, कम जोर से लगता है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो जब आप जोर से फेंक कर मारते हो तो उसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई होता है। तो आप इसमें सोचते हो सिर्फ एक्सेलरेशन का रोल है, क्या एक्सेलरेशन, लेकिन मास भी इंक्रीज किया। तो इस केस में कितना इंक्रीज किया? इस केस में बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल। इसके अगर आप एक स्टोन है इतना बड़ा, कितना इंक्रीज कर गया होगा? 5 ग्राम 10 ग्राम? जवाब है नहीं, बहुत ही ज़्यादा, 0.0001 और भी छोटा। रीज़न यहाँ पे आप देखिए, डिवाइड करें वेलोसिटी ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट को, किस स्पीड से आप फेंक पाओगे? 100, 200, 500 मीटर/सेकंड, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर/आवर। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट, उसका स्पीड कितना है? 3 लाख किलोमीटर/सेकंड। ध्यान से समझो, 3 लाख किलोमीटर/सेकंड स्पीड से, अगर स्पीड ऑफ लाइट है उससे आप डिवाइड करोगे, ये सारी स्पीड्स तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा। जब आप इतने छोटे स्पीड को इससे डिवाइड कर रहे हो स्क्वायर से, देखिए स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर को v² से डिवाइड करना है, कितना छोटा स्पीड आएगा। इतना छोटा जब स्पीड से इसको डिवाइड करोगे तो हम लोगों को एक्चुअल में, जो हमारे जनरल वर्ल्ड में हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल वर्ल्ड में, ठीक है, जनरल वर्ल्ड, ठीक है, जनरल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके मास में कोई वेरिएशन नहीं होता है, लेकिन क्या एक्चुअल में नहीं होता? जवाब पे होता है, लेकिन इतना नेग्लिजिबल होता है, इतना नेग्लिजिबल होता है कि हम लोग उसको नोट नहीं करते हैं। लेकिन ये डिफ्रेंशिएट है, तो ये चारों पॉइंट्स आप नोट कर लें, ठीक है, अच्छे से। अब हम लोग इसके बाद बात कर रहे होंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा चार्ज के हिस्ट्री के बारे में भी जानिए कि ये चार्जेस कहाँ से आया। कहने का मतलब इसके बैकग्राउंड क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कहने का मतलब है इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपने नोट कर लिया, उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ें, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ चार्ज, ठीक है। थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, ज़्यादा नहीं, बस कुछ बातें, ठीक है। तो फर्स्ट वन, ईयर था 600 BC, यानी क्राइस्ट के जन्म से 600 पहले एक साइंटिस्ट थे, थेल्स ऑफ मिलेटस, ठीक है, मिलेटस जगह का नाम है, ठीक है। थेल्स जो थे, थेल्स ने सबसे पहली बार चार्जेस के बारे में डिस्कवर किया। डिस्कवर कैसे किया? इसका भी एक फेमस स्टोरी है, हम लोगों का एक स्टोरी है, फेमस स्टोरी। क्या था कि एम्बर एक फॉसिल होता है,
क्या होता है, एम्बर एक फॉसिल होता है, एक रेजिन होता है एक्चुअल में, क्या होता है, रेजिन, फॉसिल नहीं, आप बोल सकते हो रेजिन होता है, उसके अंदर फॉसिल्स भी का भी एक स्टोरी है, उसको हम लोग बाद में समझेंगे कि फॉसिल से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। एम्बर एक रेजिन होता है जो पेड़ से मिलता है, आप समझ पा रहे होंगे कि पेड़ से जैसे रबर मिलता है, रबर निकलता है, ठीक है, इसी तरह से रेजिन भी, रेजिन येलो कलर का, येलोइश गोल्डन कलर का एम्बर होता है, ठीक है। और ये जब एम्बर जो है, एम्बर को वुलन क्लॉथ में जब रब किया गया तो वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया। तो थेल्स सबसे पहली बार रिटन सोर्स में इस चीज़ को लिखकर हम लोगों को बताएं कि व्हेन एम्बर इज रब्ड विथ वुलन क्लॉथ, it gets charged, उसमें चार्ज एक्वायर हो गया। जैसे ये हम लोग समझ सकते हैं, जो हमारा एम्बर भी है वो एक नॉन कंडक्टर है, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर हम लोग रब करें हमारे हेयर्स में, ड्राई हेयर में, तो ये चार्ज एक्वायर कर लेता है। और जब इसी तरह इस एम्बर को वुलन क्लॉथ में रब किया गया फर्स्ट टाइम, तो वो चार्ज एक्वायर किया, और जो फेदर्स होते हैं, जो हमारा कबूतर का पंख जिसे हम लोग कहते हैं फेदर्स, ठीक है, फेदर्स जो है, उन फेदर्स को जब पास लाया गया तो वो उसको अट्रैक्ट कर रहा था, ये चीज़ जानते हैं, इलेक्ट्रीफाइड हो गया था। और इसी से, यहीं से हमारा पहला जो था रिटर्न सोर्स मिला कि चार्जेस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हुआ। सेकंड डिस्कवरी, हम लोग अब इतना ज़्यादा इन सब से क्वेश्चंस आने वाले नहीं है, बस हमारे नॉलेज के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और आते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के ऊपर। कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो सबसे बड़ा डिस्कवरी, सेकंड डिस्कवरी हुआ, ठीक है, ये किया बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। आप लोग सब इनके बारे में जानते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ही क्लासिफाइड चार्जेस in two categories, दो कैटेगरीज में चार्जेस को इन्होंने क्लासिफाई कर दिया। द नंबर 1 इज पॉजिटिव चार्ज, और इन्होंने ही ये नाम पॉजिटिव दिया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज प्लस साइन। और द सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। कैसे डिस्कवरी किए थे? इनका एक फेमस एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, आपको कभी मन हो तो पढ़ सकते हो। एक फेमस एक्सपेरिमेंट है कि बहुत ज़्यादा थंडरिंग हो रहा था, और थंडरिंग के टाइम पे इन्होंने एक फेमस काइट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। दो काइट्स को हमारे स्टील वायर के, पतले बिल्कुल स्टील वायर से फ्लाई करके, ये दो टाइप्स के चार्जेस को इन्होंने डिस्कवर किया, ठीक है। तो आप देख सकते हो इनका ये काइट एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा था, ठीक है। लेकिन हम लोगों को इन सारी चीज़ों पे बात नहीं करनी है, मतलब इनको नहीं आ रहा है हमारे एग्जाम में कि काइट एक्सपेरिमेंट उनका क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन का। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ ब्रीफ बातें, ठीक है, थेल्स ऑफ मिलेटस, देन बेंजामिन फ्रैंकलिन, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। अब हम लोग हमारे मेन टॉपिक पे आएंगे, दैट इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। क्या? प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें। हम लोग एक दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे होंगे जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। एक तो बहुत ही ज़्यादा पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कुछ भी आप इस लेक्चर में नहीं देखे हैं लेकिन उस टॉपिक को जरूर देख लें, दैट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बाकी चीज़ें हो सकता है आपको पता हो कुछ कुछ बातें, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज बेसिक इंट्रोडक्शन है, यही सब बातें हो रही होंगी, ठीक है। आगे बढ़ें, हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी, एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना 11th बर्बाद कर दिया, ठीक है। बर्बाद इन द सेंस, आप मुझे ना बताओ, अपने पेरेंट्स को ना बताओ, अपने टीचर्स को मत बताओ, लेकिन इनर जो खुद में आप फील कर सकते हो और इस बात को आप जानते हो कि आपने क्लास 11 पूरा बर्बाद किया। तो जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पूरा ही बर्बाद किया, उनको मेरा एक सजेशन कि कुछ चैप्टर्स आप पढ़ लो, अभी टाइम है, अभी मार्च ही है तो हम लोग पढ़ सकते हैं। तो अभी कुछ चैप्टर्स के कुछ बातें आप लोग एटलीस्ट पढ़ लो जितना आपको 12th में काम है। उन्हीं में से एक है वेक्टर्स, ठीक है। देखिए कैसे एडिटिव इन नेचर। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है और एक 3 kg का ऑब्जेक्ट है, दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप बोलेंगे हाँ सर दोनों का सम होगा 5 kg। तुमने क्या किया?
आपने क्या किया, सिंपल एल्जेब्रिक रूल लगाया। क्या लगाया, सिंपल एल्जेब्रिक रूल इसे कहते हैं, ठीक है, सिंपल एल्जेब्रिक रूल, ठीक है। तुमने सिंपल एल्जेब्रिक रूल अप्लाई किया और इन दोनों को ऐड करके 5 kg लिख दिया। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं बोलूँ 2 मीटर पर सेकेंड, दो ऑब्जेक्ट्स के वेलोसिटी दिए हुए हैं, ये v1 दिया है और ये v2 दिया है 3 मीटर पर सेकेंड। अब मैं पूछूं कि फाइनल क्या होगा, v नेट जो हम लोग का v वेलोसिटी होगा, टोटल वेलोसिटी v टोटल वो कितना होगा, ध्यान दीजिए v टोटल कितना होगा। तो क्या तुम इनको सिंपली ऐड कर सकते हो? अगर तुम्हारा जवाब 5 मीटर पर सेकेंड तो ये गलत है। रीज़न, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी दिया है, डायरेक्शन कहाँ है सर, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ डायरेक्शन बना लें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, सॉरी वेस्ट ईस्ट, ठीक है, वेस्ट ईस्ट, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे बात करें, यही डायरेक्शन होती है ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसा बात करें तो अगर यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन नहीं तो हम लोग फाइनल वेलोसिटी नहीं बता सकते। अगर यहाँ पे हम लोग ऐड कर दें कि ये नॉर्थ में है, क्या है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, और इसको अगर हम लोग लिख लें ईस्ट डायरेक्शन में, किधर है, ईस्ट डायरेक्शन में, टुवर्ड्स ईस्ट और ये टुवर्ड्स नॉर्थ, तो हम लोग 11th क्लास में एक रूल पढ़े हैं जिसका नाम था पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। ये 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की तरफ और ये 3 मीटर पर सेकेंड। और हम लोग को पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के टेल से टेल जुड़ा हो तो हम लोग का रिजल्टेंट कौन देगा, रिजल्टेंट देगा हम लोग का डायगोनल, डायगोनल विल गिव दी रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर कौन दे रहा होगा, हम लोग का डायगोनल दे रहा होगा। डायगोनल के रिजल्टेंट वेक्टर को निकालने का हम लोग को रूल पता है, पैरेललोग्राम रूल। तो यहाँ पे जो एडिशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर रूल, ठीक है। यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, वेक्टर रूल, और वेक्टर एडिशन हो रहा है, वेक्टर रूल एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि चार्जेस में एल्जेब्रिक, सिंपल एल्जेब्रिक रूल लगाता है। तो इतना क्यों बताएं, रीज़न है कि जब हम लोग आगे वेक्टर क्वांटिटीज़ और वेक्टर थिंग्स की बात कर रहे होंगे तो आप इन चीज़ों को रिलेट कर पाओ। जैसा कि मैंने बोला, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, जीरो से पढ़े आप, तो भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ बातें बताते हुए जाऊँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि चार्जेस कैन बी एडेड, चार्जेस कैन बी एडेड बाय सिंपल एल्जेब्रिक रूल, बाय सिंपल एल्जेब्रिक रूल, ठीक है। दैट इज, अगर हम लोग बात करें टोटल चार्ज को Q ले ले तो ये होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 Qn, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 Qn, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि एक 3 कूलम चार्ज है, एक 2 कूलम चार्ज है और एक -1 कूलम चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज कितना होगा, ठीक है। तीनों को अगर हम लोग सम कर दें तो कितना होगा, तो 3 + 2 - 1 यानी 5 - 1 दैट इज 4 कूलम। यानी हम लोग सिंपली इसको ऐड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सिंपल एल्जेब्रिक रूल से ऐड कर सकते हैं। +4 कूलम हम लोगों का चार्ज हो जाएगा, 3 + 2 5, 1 घट गया 4, ठीक है। तो ये एप्लीकेबल है। चलिए द सेकेंड वन, ठीक है। अच्छा, इस पे ही अगर एक क्वेश्चन करें, अगर एक क्वेश्चन करें और समझिएगा, क्वेश्चन है two objects having charges number 1 Q1 is equal to 75 into 10 to the power minus 19 coulomb and Q2 is equal to 75 into 10 to the power minus 19 coulomb, लेकिन ये माइनस में, ठीक है। फाइंड द नेट चार्ज, क्या, फाइंड द नेट चार्ज। एंड बताइए कि आप इस बात से क्या समझते हैं, इस नेट चार्ज के रिजल्ट से क्या समझते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक प्लस में एक माइनस में, यानी टोटल अगर हम लोग एडिटिव ऑफ चार्ज यानी सॉल्यूशन बनाएं इसका, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम लोग लिखें कि जो हमारा Q है, ठीक है, Q है ये होगा Q1 प्लस Q2, यही होगा, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े कि चार्जेस कैन बी एडेड सिंपल एल्जेब्रिक रूल, विद सिंपल एल्जेब्रिक रूल। तो Q जो होगा वो Q1 प्लस Q2 होगा। तो हमारा Q1 जो है हमारा Q1 कितना है, 75 इंटू 10 टू द पावर -19 प्लस और ब्रैकेट में माइनस
75 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये कट गया और ये भी कट गया, यानी नेट आया 0। तो ये 0 चार्ज से क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब है ऑब्जेक्ट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या समझेंगे? ऑब्जेक्ट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऑब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। इस बात को समझेंगे कि चार्ज अगर 0 आया, यानी हर एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये मार्कर अगर ये रब नहीं किया हुआ, ये कैप है जो हमारे पास, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्या इसमें चार्ज नहीं? चार्ज है, चार्ज है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी इसके एटम्स में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन चार्जेस हैं। इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल होने के वजह से हम लोग ये क्या है, ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी चार्ज इंटरनली रहता है, प्रेजेंट ऑलरेडी। इस बात को हम लोग इस चीज़ से समझ पाएँ। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एडिटिव ऑफ चार्ज हो गया। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी पे आएंगे, ठीक है। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आप लोग खुद से भी कर सकते हो, जैसे मैं मेजर प्रॉपर्टीज़ आपको 5 प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँगा, ठीक है। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जैसे अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इधर ईच अदर, लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर, इस तरह के प्रॉपर्टीज़ को मुझे आप खुद से देख लीजिएगा। इन सारे प्रॉपर्टीज़ को आप ऑलरेडी जान रहे होंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ से ज़्यादा नहीं लिखना होगा, तो आप मेजर प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हो। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। ये तो अभी पढ़े थे, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, विथ मास। आप इसको लिख सकते हो, विथ मास। हमेशा चार्ज मास के साथ रिलेटेड है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ ध्यान से देंगे, ठीक है। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? कंजर्वेशन रूल क्या कहता है कि चार्ज को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अभी हम लोग समझे, क्या चार्ज कहीं बाहर से आया था? जवाब है नहीं। वो एक ही ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होगा, यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है। चार्ज इज ओनली ट्रांसफरेबल। यू कांट क्रिएट द चार्ज नॉट इवन यू डिस्ट्रॉय द चार्ज। आप ना ही क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यही इसका स्टेटमेंट है। क्या? चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, या वन बॉडी टू अनदर, ठीक है। एक से दूसरे में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो अगर हम लोग बात करें, ये 3 कूलम चार्ज है और ये 2 कूलम चार्ज है, और अगर यहाँ से, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखिए, कंडीशन है। कंडीशन क्या है? ये आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। चार्जेस कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये भी ऐड कर दिए, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। अगर सिस्टम ओपन होगा तो नहीं होगा, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम होना जरूरी है। अगर सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है तो दिक्कत है, क्योंकि चार्जेस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्या देखेंगे? अगर इससे 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो गया तो अब नेक्स्ट कितना हो जाएगा? इसमें 2 कूलम बचेगा और इसमें 3 कूलम हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझिए। चार्जेस अभी भी नेट चार्ज यहाँ पे 5 कूलम था, अभी भी नेट चार्ज यहाँ पे 5 कूलम है, यानी चार्जेस को क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये हमेशा से पहले से प्रेजेंट है उसी सिस्टम के अंदर। हो गया। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। फोर्थ हम लोग लिख लेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप खुद से लिख लेंगे कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो हमारा प्लस प्लस रिपेल करेगा, बनाने का जरूरत है नहीं। दिस इज आवर फोर्थ प्रॉपर्टी। माइनस माइनस आपस में रिपेल करेगा, और हमारा प्लस माइनस हमारा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक बातें होंगी। आगे बढ़ेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी मतलब फिफ्थ प्रॉपर्टी, जो कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में से एक है, और फिर उस पर क्वेश्चंस भी करेंगे, और हमारा पहला फॉर्मूला आएगा इस चैप्टर का इसी के अंदर। तो हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अभी ध्यान देंगे,
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? अगर आपने क्लास 11th पढ़ रखा है तो आपने केमिस्ट्री भी पढ़ा होगा उसके अंदर, और केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी पढ़ा होगा, यानी चैप्टर 2 जो था हमारा, और उसमें बोहर मॉडल भी पढ़ा होगा। वहाँ पे था क्वांटाइजेशन कंडीशन। अच्छा, थोड़ा बहुत मुझे भी आता है, ठीक है। तो बोहर के अंदर था क्वांटाइजेशन कंडीशन, वहाँ पे क्वांटाइजेशन वर्ड का मीनिंग तुमने समझा था। अगर समझा था तो अच्छी बात है, नहीं समझा था तो यहाँ देखिए, मैंने बस आपको एक रिमेंबर करवाया कि रिलेटेड है, ठीक है, चीज़ें रिलेटेड है, वहाँ पे भी क्वांटाइजेशन वर्ड आया हुआ था। देखिए, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। क्या होता है? अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। इसका अगर हम लोग एक वर्ड में मतलब समझे तो, मतलब एक लाइन में मतलब समझना चाहें तो, अगर आप एक दुकानदार के पास में एक जनरल लाइफ से, मैंने क्या कहा कि फिजिक्स इज़ नॉट अबाउट कॉम्प्लेक्सिटी, इट इज़ अबाउट सिंप्लिसिटी। इस बात को रिलेट करने के लिए, ठीक है, इस चीज़ को समझिए कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, हम लोग रिलेट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप एक स्टोर जाते हो, एक स्टोर गए और यहाँ पे तुमको पेन लेना है, क्या लेना है? पेन लेना है। तो तुम जाते हो और दुकानदार से क्या कहते हो? मुझे 1.5 पेन दे दो 2.5 पेन दे दो, 2.25, ऐसा कुछ वर्ड बोलते हो क्या? नहीं सर, मुझे तो 2.5 पेन दे दीजिए। दुकानदार तुमको बोलेगा इसको रांची भेजो, पागल खाने भेजो तो ऐसा नहीं करते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? 2 पेन दे दो, 5, 10, यानी इंटीजर वैल्यूज़ को बोलते हैं, ठीक है, यानी 1, 1, 2, 5। अच्छा, -2 नहीं हो सकता, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बोल रहे होते हैं, उसको 4, 5 ऐसा कुछ बोल रहे होते हैं, ठीक है, ना कि 2, 2.5। फ्रैक्शन और डेसिमल वैल्यूज़ नहीं दे सकते, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि एक पेन सिंगल पीस होना चाहिए, यानी ये उसका बेसिक फंडामेंटल है, ठीक है, यानी इससे छोटा नहीं हो सकता। एक पेन हम लोग का मिनिमम एक पेन तो होगा, वो आधा नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, पेन का डिज़ाइन अच्छा नहीं है सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, यहाँ पे भी क्या कहता है कि क्वांटाइजेशन कहता है कि चार्जेस कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। क्या? चार्जेस कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड charges can only be transferred in the integral multiple of E और बेसिक एलिमेंट्री चार्ज E, यानी सबसे छोटा यूनिट जो एग्जिस्ट करता है चार्ज का, जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाता है, वो है इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? हम सब ने पढ़ रखा है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी कम से कम इतना चार्ज तो ट्रांसफर होना चाहिए, या फिर इसके मल्टीपल में होगा। यानी इसका मतलब क्या है? मतलब है चार्ज ट्रांसफर हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से, -2 इलेक्ट्रॉन, इट कैन बी 5 इलेक्ट्रॉन, इट कैन बी 10,000 इलेक्ट्रॉन, और इट कैन बी 1 मिलियन, 2 बिलियन, माइनस प्लस, जो तुमको समझ में आए वो लिख दो, जो भी समझ में आए। लेकिन बस क्या नहीं हो सकता है वो बात जाने, ये हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। -1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे कुछ वैल्यूज़, ऐसी वैल्यूज़ 1/2 इलेक्ट्रॉन, ऐसी वैल्यूज़ नहीं हो सकती हैं, क्योंकि चार्ज कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो होगा। इलेक्ट्रॉन को तुम तोड़ के दे रहे होगे क्या? अब तुम ऐसे समझो, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन जब आ रहा होगा वर्ड, तो 1.5 तुम क्या 1 इलेक्ट्रॉन दिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन को बोलोगे नहीं भाई रुको, तुमको मैं तोड़ूंगा, पहले आधा टूटा, अब दो ले लो तुम ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। तो चीज़ों को समझिए। तो क्वांटाइजेशन इसी बात को बोलता है कि वी कैन ट्रांसफर द चार्ज, बट एटलीस्ट वो 1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल होना चाहिए, यानी इसमें इंटीजर वैल्यूज़ होने चाहिए, ठीक है। और यहीं से एक फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है? Q = ±NE। क्या बनता है? Q = ±NE। सिंपली हम लोग Q = NE लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं? Q = NE और Q = ±NE, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है। तो Q = NE, ये क्या है? Q है यहाँ पे टोटल चार्ज। क्या है? Q टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट में। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और E जो है ये बेसिक एलिमेंट्री चार्ज E को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
तो अगर तुमने मान लो दुकान में जाकर 5 पेन खरीदे, कितने खरीदे? 5 पेन खरीदे, 3 रुपये वाले अरे यार हम लोग तो यही खरीदते थे, तुम्हारी पता नहीं, तुम राइटोमीटर और बड़े बड़े क्या क्या पेन होते हैं, मुझे तो नहीं पता तो हम इस पेन से ही लिख के काम चला लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 रुपये वाले पेन तुमने 5 पीस खरीदे, तो तुम्हारे टोटल हो गए 5 × 3 दैट इज़ 15, है ना, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। तो 15 रुपये हो रहे, यानी कि तुम देख सकते हो नंबर ऑफ पेन को तुमने मल्टीप्लाई कर दिया उसके प्राइस से। सेम चीज़ यहाँ पे भी चार्जेस के ऊपर भी, कि चार्ज को तुमने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ई का चार्ज जो है, एक चार्ज जो है, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल चार्ज आ जाएगा। तो इस पर क्वेश्चन करते हैं, है ना, क्वेश्चन भी कर रहे होंगे अब इस पे, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हमारा आगे, ठीक है। तो हमारा है क्वेश्चन की नंबर 1 क्वेश्चन, if an object has excess of 10 electrons, then find the extra charge it have, या excess charge it has, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? Q इज इक्वल टू एनी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है और एक इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, मतलब वैल्यू जानते हैं, -1.6 इंटू -10⁻⁻19 कूलम, दैट इज Q इज इक्वल टू हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻, देखो 1 यहाँ पे हुआ और ये 1 उससे कट गया तो -18 कूलम, ऐसा ही होता है कुछ। हाँ, तो इतना छोटा मोटा कैलकुलेशन तुम भी जान लो, ठीक है जानते ही होगे, होप्सो वाली बात है, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा इंक इसमें डाल दिया जाए। तो थोड़ा HD फीलिंग आएगा लिखने में, है ना। क्या देख रहे होंगे कि Q जो है हमारा, अच्छा नहीं आया, अच्छा आ जाएगा अब, ठीक है। क्या आएगा कि Q जो है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम हो गया है आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन, ये तो बेसिक था बिल्कुल, तुमको फार्मूला से बिल्कुल उसी पे रिलेटेड फार्मूला पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कैन ए बॉडी हैज चार्ज नंबर वन that is 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, नंबर 2 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या हो सकता है? कौन सा चार्ज एक बॉडी में हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता? अभी हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर हमने क्या जाना कि चार्जेस तभी हो सकते हैं जब, कब हो सकते हैं? जब इंटीजर वैल्यूज में हो इलेक्ट्रॉन के नंबर, तो कब हो सकते हैं? तो आप ऐसे देख के अगर सिर्फ यहाँ से देख रहे हो तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको पता चल जाए, तो इसको फॉर्मूला से बनाना है, अच्छे से बनाएंगे ताकि हम लोग वैल्यूज़ निकाल के बताएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 1, अगर Q इज इक्वल टू एन होता है तो हम लोग लिख सकते हैं N इज इक्वल टू Q अपॉन ई, ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर टोटल चार्ज जो है, अगर ये N का वैल्यू इंटीजर आया, क्या N का वैल्यू अगर इंटीजर आया तो हम लोग समझेंगे हाँ चार्ज हो सकता है, अगर N का वैल्यू इंटीजर नहीं आया तो नहीं हो सकता है। तो कितना चार्ज है देखें, 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, देखिए ये कट गया, ये पॉइंट हटा, यहाँ पे 10 लगा दें, ये हो गया 80 इंटू 80 बाय -16, 16×5 80, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया -5, दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन चार्ज और 5 एक क्या इंटीजर वैल्यू है, तो जवाब है हाँ, यानी कि ये जो है ये सही है, ये हो सकता है। क्या हो सकता है? 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज पॉसिबल है किसी में। हम लोग याद रखेंगे N हमेशा इंटीजर वैल्यू होगा, क्या होगा? इंटीजर वैल्यू होगा, याद रखेंगे, ठीक है। क्या याद रखेंगे? N हमेशा इंटीजर वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन पोजेस कर सकता है हमारा
ऑब्जेक्ट, 5 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन यानी 8 × 10⁻⁻19 कूलम। तो सेकंड क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें, नंबर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास n जो है Q/E लिख सकते हैं और Q जो है वो है हमारा 0.8 × 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये 1 पॉइंट हट गया और यहाँ पे देखिए 8 1 बार में, 16 2 बार में, ये कट गया, ये कट गया, यानी -1/2, ठीक है, दैट इज हाफ इलेक्ट्रॉन। क्या आधा इलेक्ट्रॉन जा सकता है? अभी मैंने आपको बताया था कि आधा इलेक्ट्रॉन, हाफ, ये पॉसिबल नहीं है, यानी ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। एक बॉडी 0.8 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज पोजेस ही नहीं कर सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये हाफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और हाफ कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन आधा एग्जिस्ट करेगा क्या? इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 तोड़ दिया तुमने, लल्लू भाई तुम भी आधा ले लो, हम भी आधा ले लेते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है, तो ये चार्ज नहीं हो सकता है। तो तुम क्वांटाइजेशन वर्ड का मतलब समझे। चलो, इस क्वांटाइजेशन के इन 2 क्वेश्चन से तो तुम्हें ये समझ में आ गया कि किस बॉडी में चार्ज कितना पोजेस किया जा सकता है, यानी ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। अभी मैं एक क्वेश्चन देता हूँ जिससे तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर पाओ, ठीक है। मतलब इसी में थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन, अच्छा नहीं बोलेंगे, सिंपल बोलेंगे। आज जितनी भी बातें होंगी थोड़ी सिंपल होगी, ठीक है। नेक्स्ट डे से आ रहा होगा सर कूलम्स लॉ, मज़ा आएगा पढ़ने में, फिजिक्स को पूरा ही फील कर लेना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखेंगे, एन ऑब्जेक्ट हैज, या ऐसे ना लिखे, ऐसे लिखे, ए चार्ज ऑफ 10⁻⁻12 कूलम is transferred from object A to object B find the charge, जी नहीं find the number of electron, तभी तो मजा आएगा। find the number of electron, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन that is transferred from A to B, which is transferred from A to B, which is transferred from A to B। A से B में कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए? एक ऑब्जेक्ट A है और इससे हम लोगों का 10⁻⁻12 कूलम चार्ज B ऑब्जेक्ट में चला जाता है। मान के चले कि B न्यूट्रल है, A न्यूट्रल है, A से B में 10⁻⁻12 कूलम चार्ज चला जाता है। तो बताइए कि जो B है, A से B में कितना इलेक्ट्रॉन गया होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर होंगे। चार्ज हुआ होगा तो ट्रांसफर के किसके टर्म में हुआ होगा चार्ज ट्रांसफर? तो मैंने एक चीज़ बोला था स्टार्टिंग में कि जब मैं चार्ज बोलूँ तो तुम इलेक्ट्रॉन समझ लेना। तो समझ लो कि चार्ज हुआ ट्रांसफर, मतलब क्या ट्रांसफर हुआ? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। तो बताइए सर कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ? कुछ चमका? चमकेगा यार, यहाँ पे देखो, Q = NE, यही होता है फॉर्मूला, यही होता है फॉर्मूला, Q = NE क्वांटाइजेशन से। यही तो हमारा पहला फॉर्मूला है। तो हम लोग लिख सकते हैं N जो है वो Q/E है, तो वापस से लगा दो, Q कितना ट्रांसफर हुआ? 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या सॉल्व हो जाएगा? बस इसको ऊपर ले जाओ, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, कहने का मतलब जो भी आंसर आएगा आप कैलकुलेट करो, इतना तो कर ही सकते हो। तो इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होगा हम लोग, अच्छा उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन बना देंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक। तो अब इस क्वेश्चन को कर लिया, आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ जानिए, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान कहने का क्या मतलब है? कुछ रिसेंट डिस्कवरीज और कुछ थोड़ा सा बातें हम लोग जानेंगे, कुछ न्यू थिंग्स के बारे में। न्यू थिंग्स कहने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, एक टॉपिक है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल।
स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है। ये स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम लोग बात करें एलिमेंट्री पार्टिकल, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल कहता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तो हमारा फंडामेंटल पार्ट है, लेकिन जो हमारा प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक एटम में यही दो चीज़ें होती हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी स्मॉल चार्जेस से मिलके बना है, जिन चार्जेस को हम लोग क्वार्क्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्क्स। यानी कि हमारा सबसे छोटा जो चार्ज है स्टिल डिस्कवर्ड, अभी तक का सबसे रिसेंट डिस्कवरी में क्वार्क्स, नहीं सुने ना? जैसे आप जानते थे पहले एटम, 8 क्लास तक एटम जानते थे, 9 में आए तो आपको क्या पता चला कि एटम का भी छोटा छोटा डिवीजन होता है, एटम भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इसी तरह प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स भी क्वार्क्स से मिलके बने हैं। ये क्वार्क्स क्या होता है? क्वार्क्स सबसे फंडामेंटल पार्टिकल है। ये हम लोग को स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर बताया जाता है। आपको ये नहीं पढ़ना, ये आपको हाई लेवल की चीज़ें थोड़ी, ठीक है, लेकिन आप जानेंगे। तो प्रोटॉन क्या है? अगर ये प्रोटॉन है तो हम लोग क्या बोलते हैं? 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलके बना है प्रोटॉन। और हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में क्या बोलते हैं? 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क से मिलके बना है हम लोगों का न्यूट्रॉन, ठीक है। इस तरह से हम लोग समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अब अगर हम लोग बात कर रहे होंगे, ठीक है, कि इसका प्रोटॉन का वैल्यू कितना होता है? +1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक जितना वैल्यू होता है, यानी होता है हम लोगों का 1.6 इंटू प्लस में 10⁻⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन हम लोगों का 0 वैल्यूज़ होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है समझिएगा, ठीक है। देखिए क्वार्क जो है ये कितने तरह के होते हैं समझेंगे। क्वार्क जो है ये 6 टाइप के होते हैं। एक होता है अप, एक होता है डाउन, ठीक है, एक होता है चार्म, एक होता है स्ट्रेंज, ठीक है, एक होता है टॉप, एक होता है बॉटम, ठीक है। क्या होता है? टॉप एंड बॉटम। ये 6 तरह के हम लोगों के क्वार्क्स होते हैं। इसका वैल्यू होता है +2/3, -1/3, +2/3, -1/3, +2/3, -1/3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये सारे वैल्यूज इलेक्ट्रॉन के टर्म में है। +2/3 इलेक्ट्रॉन, +2/3 इलेक्ट्रॉन, और नीचे में होता है -1/3 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें कि एक प्रोटॉन में क्यों होता है, तो 2 अप क्वार्क यानी कि 2/3 +2/3 -1/3, आप निकाल के देखो कितना आ रहा होगा। ये 3 आ रहा होगा, और ऊपर अगर हम लोग बात करें तो 2 + 2 -1 दैट इज 3/3, ठीक है। और यहाँ आया पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन, देखिए आया। ये वैल्यूज इलेक्ट्रॉन के टर्म में है। 2/3 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हर जगह पे इलेक्ट्रॉन लगा दें, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ समझ आया ऐसा क्यों होता है। ये भी एलिमेंट्री पार्टिकल से बने हुए हैं, छोटे छोटे आपको 2 अप क्वार्क 1 डाउन क्वार्क के साथ, 2 डाउन क्वार्क 1 अप क्वार्क के साथ। इसके अंदर भी बहुत सारी और बातें हैं जो आप लोगों को आगे चल के, अगर आप पार्टिकल फिजिक्स और इन सब चीज़ों पे आगे बढ़ते हो, ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री या फिजिक्स में ऑनर्स कर रहे होते हो, तो बहुत चीज़ें आप लोगों को ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। या क्वांटम मैकेनिक्स अगर आप कभी भी पढ़ रहे होगे, इंजीनियरिंग कर रहे होगे, तो भी आपको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाया जाएगा। तब आप लोगों को ये स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और उसमें समझाया जाएगा। तो अभी के लिए लेकिन हम लोग जानेंगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि +1 इलेक्ट्रॉन क्यों पोजेस किया, ठीक है। +1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पोजेस कर रहा है प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सिमिलर है, ट्विंस है, लेकिन अपोजिट साइन पोजेस करते हैं। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे देखें न्यूट्रॉन में, तो न्यूट्रॉन का वैल्यू क्या देख सकते हैं? 2 डाउन क्वार्क, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं एक अप क्वार्क के लिए 2/3 -1/3 -1/3 दैट इज 3 2 -1 दैट इज +2 -2/3 दैट इज 0/3, और ये कितना हो गया? 0 हो गया। इसीलिए चार्ज जो है न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? इसीलिए न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। इस चीज़ को हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। और ये हमारा टोटल ये क्वेश्चन था। अभी हम लोग एक होमवर्क क्वेश्चन आपको दे रहे होंगे, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ रहे होंगे आज का लास्ट टॉपिक दैट इज मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग के ऊपर। तो पहले एक क्वेश्चन करेंगे जिसको आप लोगों को करना है।
इसका टेंशन मत लीजिए, सॉल्यूशन मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे खुद से, और नहीं सॉल्व होने पे नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। वैसे सॉल्व हो जाना चाहिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करना है। इन अ 1 ग्राम, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ऑफ सॉलिड, इफ इन अ 1 ग्राम ऑफ सॉलिड देयर आर 5 × 10⁻21 एटम्स। 1 ग्राम सॉलिड है जिसमें 5 × 10⁻21 एटम्स है। इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम 0.01% ऑफ द सॉलिड, जो पूरा सॉलिड है उसके 0.01% से 0.01% से इस 1 ग्राम सॉलिड के 0.01% से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए, इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम 0.01% ऑफ सॉलिड, ठीक है, देन फाइंड द नेट चार्ज, फाइंड द नेट चार्ज। नेट चार्ज कितना होगा इसको फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन है और आपको इसको सॉल्व करना है नेक्स्ट वीडियो में, जो इसके नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे कूलम्स लॉ और बहुत सारी बातें, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स भी कर रहे होंगे। उसमें मैं इसका सॉल्यूशन आपको शुरू में ही बता रहा हूँगा, लेकिन अभी के लिए आपको ही इसको सॉल्व करना है और फाइंड करना है कि अगर 1 ग्राम सॉलिड है, 1 ग्राम सॉलिड से इसमें हमारा एटम्स जो है वह 5 × 10⁻21, और इससे अगर 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए, हर एक 0.01% इसका, अगर इस मास का 0.01% निकाल लिया जाए और इससे 1 इलेक्ट्रॉन, सबसे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए, तो टोटल नेट चार्ज कितना होगा, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे होंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग बॉडी, ठीक है, कि कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। थोड़ा वीडियो हो सकता है लंबा हो, आपको लग रहा हो बोरिंग, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सीखने को हैं और कुछ बेसिक बातें शुरू के फर्स्ट वीडियो में है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कुछ लेवल की बातें कर रहे होंगे, कुछ अच्छे लेवल की थोड़ी और। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ये सारी चीज़ें हम लोग 10th क्लास तक कुछ पढ़े हैं, थोड़ा। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी, वो देखें अच्छे से, ठीक है, और नोट जरूर करते जाए। तो पहला हम लोग जान रहे होंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या चीज़? चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो हमने अभी एक चीज़ आपको बताया था, किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कब कहेंगे, जब उसमें कोई चार्ज पोजेस कर रहा हो, यानी उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस बात को भी हम लोग समझें कि जब हम लोग कहते हैं एन ऑब्जेक्ट इज नेगेटिवली चार्ज, यानी उसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज बोलने का मतलब हमेशा होता है, इस बात को तुम समझ लेना, ठीक है। मतलब जब भी मैं नेगेटिव चार्ज बोलूँ तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होना चाहिए? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब भी मैं पॉजिटिव चार्ज बोलूँ तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होना चाहिए? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का कमी, यानी कम होना चाहिए, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दो बातें तुम्हारे दिमाग में हमेशा आना चाहिए। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन घट गया, ठीक है, प्रोटॉन के नंबर से। यानी हमेशा ट्रांसफर कौन होता है? हमेशा ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होता है, हमेशा ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता है। इस बात को ध्यान दें। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक्सेस ऑफ प्रोटॉन नहीं, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इस बात को हमेशा दिमाग में रखेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ें और बात करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग की। नंबर 1 इज कंडक्शन। और अगर हम लोग कंडक्शन की बात करें, ठीक है, तो कंडक्शन कैसे होता है? करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए, अगर मान लें ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग इस तरह से रख लें, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग बोले ये एक चार्ज ऑब्जेक्ट है जिसमें पूरा में पॉजिटिव चार्ज है, बना ले पॉजिटिव चार्ज, और एक और ऑब्जेक्ट है जो कि अनचार्ज है, इसको लाया गया और इसमें टच कर दिया गया। क्या किया गया? इसको लाया गया और इसमें टच कर दिया गया। तो सिनेरियो कुछ ऐसा होगा
ये इसमें टच हो गया, और जैसे ये टच हुआ ये जो है, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा अच्छा बन जाए, ठीक है, काम चलाने लायक। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, इससे जो चार्जेस है वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसमें भी प्लस 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 पूरा चार्जेस आ गए, ठीक है। तो एक चार्ज ऑब्जेक्ट को जब दूसरे ऑब्जेक्ट से चार्ज ऑब्जेक्ट से टच करते हैं तो चार्जेस ट्रांसफर होता है, इसको मेथड बाय कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। अब आप इसको सेपरेट भी कर दो, अलग अलग भी कर दो, तो दोनों में चार्ज पोजेस कर रहे होंगे, दोनों में पॉजिटिव चार्ज हो रहा होगा। मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, बस इतना बना दे रहा हूँ, ठीक है, आप देख लीजिए, समझ जाइएगा, ठीक है। तो दोनों में अभी भी चार्जेस हो रहे होंगे, ठीक है, दोनों में चार्जेस बाद में। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब एक चीज समझिएगा, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स, अब इसमें एक सिचुएशन है, क्या है, केस है, केस क्या है, अगर इफ बोथ दी ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, देन तब क्या होगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई 2। क्या हो जाएगा, दोनों में जो चार्ज पोजेस आएगा वो इक्वली डिवाइड होगा, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, ये हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, दो चार्जेस को। अब सेकंड जो हम लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है, हम लोग क्या देख सकते हैं, ये फॉर्मूला मिलेगा, दोनों में जो चार्जेस बाद में पोजेस होगा वो कितना होगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2। जैसे इसमें Q1 अगर हम लोग बोले चार्ज है और इसमें Q2 चार्ज नहीं, तो ये 0 होगा, और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। अगर आइडेंटिकल है, दोनों बिल्कुल एक जैसा है, तभी ये फॉर्मूला लगेगा Q1 बाई Q2 बाई 2, और ये बिल्कुल दोनों में कितना चार्जेस पोजेस होगा, जितना उसका हाफ होगा। लास्ट है हम लोग का मतलब लास्ट नहीं है, दो और मेथड्स है, जिसमें से एक है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो फ्रिक्शन तो हम लोग देख चुके थे, फ्रिक्शन क्या था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। रब कीजिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब रब किया जाता है तो उसमें क्या होता है, क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और ये हम लोग सबसे पॉपुलर है हम लोगों के बीच में, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हमेशा से ही पढ़ते आ रहे हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रब करेंगे, वुलन क्लॉथ है, यहाँ पे एक क्लॉथ है, और इसमें ये हमारा रॉड है, ग्लास रॉड, इसको रब किया जाता है, ठीक है, तो ये चार्ज पोजेस करने लगता है। क्या करने लगता है, ये चार्ज पोजेस करने लगता है ना, हम लोगों को पता है। और ये मेथड हम लोग का बहुत पॉपुलर है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो हम लोग किसी भी चीज़ को रब करके उसको चार्ज कर सकते हैं। लास्ट है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है, बिना टच किए, इसमें क्या होता है, दोनों जो मेथड था ये कांटेक्ट से हुआ, क्या, चार्जेस कांटेक्ट से ट्रांसफर हुआ। लेकिन चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, बिना कांटेक्ट के ही चार्जेस ट्रांसफर होते हैं। कैसे होते हैं समझिएगा, चार्ज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, कैसे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, नंबर 3 एंड लास्ट, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है, इंडक्शन, ठीक है, इंडक्शन। तो ये चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है समझेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे हम लोग क्या रख रहे हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं है, ठीक है, और एक ग्लास रॉड लाया जाता है जो कि ऑलरेडी चार्ज है। क्या है, एक ग्लास रॉड लाया जाता है जो कि चार्ज है। ये ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं है, लेकिन ये ग्लास रॉड चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। जब इसको इसके पास में लाया जाता है, ठीक है, जब इसको इसके पास में लाया जाता है, यानी इस रॉड को इसके बस पास में लाया जाता है, ठीक है, टच नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, तो भी क्या हो रहा होगा, ये जो ऑब्जेक्ट था पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस पूरा न्यूट्रल होगा, क्योंकि अभी बताया था किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज तो होता है लेकिन वो प्लस माइनस इक्वल होता है। बाद में ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा जा रहा होगा, और एक साइड में पूरे प्लस चार्ज आ जा रहे होंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव वाला एक साइड आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट पोलराइज्ड हो गया, यानी पॉजिटिव चार्ज एक साइड में शिफ्ट हो गया, धीरे धीरे ये इसको अट्रैक्ट करने लगा, और पॉजिटिव को सबको अपने दूर खींचने लगा, और नेगेटिव वाला नेगेटिव से दूर जाने लगा। अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और इस तरह से ही चार्जिंग बाय इंडक्शन, इस मेथड को क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये था हमारे पूरे आज के वीडियो में, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पूरे क्लास 12th के इंट्रोडक्शन से लेकर इस चैप्टर के
बेसिक चीज़ों को, चार्जेस को, क्वांटाइजेशन को, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस एंड डिफरेंस बिटवीन मास, चार्ज और बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे होंगे इसके आगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड विथ अस और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स और लोगों के साथ। हम इस सीरीज़ में ही स्टार्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 2, दैट इज़ 12th क्लास के पूरे ही बुक के लगभग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस हो पाएँ, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी सबके सॉल्यूशन कर रहे होंगे। और हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन जेईई नीट के जो भी होंगे प्रीवियस ईयर में, उनको भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।